नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो न्यूज एट द रेट 9 में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। मुफ्त बस यात्रा को लेकर परिवहन विभाग संग बैठक हुई है। महिलाओं को फ्री यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। तो देखिए, महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा करवाई जाएगी और इसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। महिलाओं के संग उनका कोई भी एक साथी, दोस्त, भाई या फिर कोई भी एक साथी उनके साथ जा सकता है फ्री में। ऐसी ये सरकार की तरफ से तोहफा देने की शुरुआत होती हुई ऐसी तैयारी है। तो देखिए, लखनऊ में रक्षाबंधन 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की तैयारियों की समीक्षा की है। सरकार का उद्देश्य है कि बहनें बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने भाइयों के घर तक पहुंच सकें और त्योहार परिवार के साथ मना सकें। तो इस बैठक में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था, बसों की उपलब्धता, यात्रियों की सुविधा से जुड़े इंतजामों पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से परिवहन विभाग को जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं को मिलती हुई और ऐसे में अब महिलाओं की सुरक्षा योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है और ऐसे में बसों की उपलब्धता होनी भी बेहद जरूरी है। तो किसी को भी शिकायत करने का मौका ना मिले, ऐसे में बसों की उपलब्धता हर जिले में, हर गांव में, ताकि महिलाएं सुरक्षित तरीके से अपने भाइयों के पास पहुंच पाए, उनको रक्षाबंधन पर राखी बांध पाए। इस त्योहार को लेकर योगी सरकार लगातार तैयारियां करती हुई और इसी को लेकर ये बैठक होती हुई नजर आई। और वहीं एक और बड़ी खबर, अजय राय के स्वागत में मछली भोज का आरोप है। सावन में मछली बनाए जाने की सूचना से विवाद हो गया। कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर संतों में आक्रोश नजर आता हुआ तो मामले की पुष्टि और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल ये आपको बता दें कि मामला अयोध्या का है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तारुण्य स्थित अर्पित लॉन में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मछली भोज कराए जाने का आरोप सामने आया है। तो बताया जा रहा है कि अजय राय के स्वागत से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मछली बनाए जाने की सूचना सामने आई और इस खबर के बाद संतों और स्थानीय लोगों में नाराजगी की बात कही जा रही है। आरोप है कि सावन के पवित्र महीने में कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली का भोज कराया जा रहा है। हालांकि 2 कुंटल से अधिक मछली बनाए जाने की सूचना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं सावन में मछली पकड़ने और उसके सेवन को लेकर धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बहस भी तेज हो गई और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, इसका इंतजार भी है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अजय राय के स्वागत में मछली भोज का आरोप है और ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ सियासत भी आगे होगी, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो देखिए, वहीं कुरुक्षेत्र में पति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पत्नी पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद छत से कूदी गंभीर हालत में महिला आरोपी। तो अस्पताल में भर्ती, घरेलू विवाद की आशंका जताई जा रही। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये पूरा मामला कुरुक्षेत्र के पेहोवा रोड का है, जहां से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां किराए के मकान में रह रहे एक दंपति के बीच में विवाद हो गया और इस विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। तो पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम महिला बिमला ने कथित तौर पर अपने पति राजेश कुमार पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत पर आशंकाएं सामने आते हुए कि पहले से ही उन लोग के बीच में काफी विवाद था और उसके बाद इस बार पत्नी ने अपना आपा खो दिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, जैसे कि पति को चाकू मारा, उसकी हत्या कर दी, उसके बाद महिला ने मकान की छत से छलांग लगा दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। राजेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया गया। तो आसपास के लोगों के मुताबिक पति पत्नी के बीच में आए दिन विवाद होता था। पुलिस हत्या के सही कारणों की जांच कर रही है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है और हालत में सुधार के बाद उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। विवाद इतना गहराता हुआ नजर आया, जिसके बाद से पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और खुद की भी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि महिला ने घर की छत से छलांग लगाकर
अपने आप को चोट पहुंचाया है। उसकी मंशा थी कि वो खुद की जान ले ले, लेकिन उसकी जान बच चुकी है। गंभीर चोटें उसको आई, अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल जैसे ही महिला की हालात में सुधार होगा, स्थिति सही होगी, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। जब पुलिस मौके पर गई थी, जब पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है, और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था, और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है, और अभी वह उपचाराधीन है, और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। और वहीं रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत काफी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18.5 लाख आवास पूर्ण होने की जानकारी और लोकसभा के सामने आए करीब 9,81,000 पूर्ण आवास के आंकड़े, जिसमें अंतर को लेकर अब सरकार से सवाल किया गया। तो बघेल ने पूछा कि आखिर सही आंकड़ा कौन सा है और झूठ कौन बोल रहा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर स्क्रीन पर स्वीकृत पूर्ण और निर्माणाधीन आवासों का पूरा ब्यौरा दिखाते हुए बघेल के आरोपों को गलत बताया। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का फोकस गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने पर है और वे किसी भी सवाल का जवाब पूरे आंकड़ों के साथ देने को तैयार हैं। अब पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है और देखना होगा कि ये आमने सामने का वार जो है वो किस तरीके से आगे सियासी वार में तब्दील होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का घेराव करने की कोशिश की गई है आंकड़ों को लेकर, और ऐसे में विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ब्यौरा देते हुए वो नजर आए हैं, और इस ब्यौरे के आधार पर उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक एक डेटा के आधार पर ये बताऊंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो हम तैयारी थे, वो आए नहीं, और अभी भी अगर उनको कंफ्यूजन है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके मन में बहुत कंफ्यूजन है, बिल्कुल ध्यान, मैं बिल्कुल जहां वो कहेंगे बैठकर उनसे बात करने एकदम तैयार हूं। मसला ये है, इस पर स्पष्टता से काम हुआ है और पूरे आंकड़े अब आपके सामने जब है तो और कौन बच जाता है, ये तो सारी दुनिया के सामने रख दिया, ऐसा है ना। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें से कोई भी एक आंकड़ा ऐसा नहीं है जो मेरा बनाया हुआ है, मेरे ऑफिस का या छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग का बनाया हुआ है। ये pmayg.nic.in वेबसाइट पर आप भी देख के निकाल सकते हैं जो मैं निकाला। छत ना हो, पानी टपक रहा हो, उसके लिए बड़ा कठिन है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं, और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास प्रस्ताव, मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं, और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है। अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और वहीं वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा होता हुआ पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 41 बैंक खातों से 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो 143 एनसीआरपी शिकायतें सामने आई हैं, जांच जारी है। वाराणसी में साइबर क्राइम सेल और थाना चेतगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में 183 एनसीआरपी शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमीशन का लालच देकर लोगों के नाम पर फर्म खुलवाते थे और उसके बाद फर्म से जुड़े चालू खाते, बैंक किट और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी हासिल कर लेते थे। इन्हीं खातों के जरिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और बेटिंग ऐप से जुड़ी ठगी की रकम को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था।
तो जांच में 41 बैंक खातों से करीब 116 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह SMS फॉरवर्डिंग और मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल करता था। तो गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ इस मामले को दर्ज कर आगे की जांच जारी है। ये वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष रूप से साइबर अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वर्तमान में, उसके तहत आज दिनांक 30/8/2026 को जनपद की साइबर क्राइम टीम एवं चेतगंज पुलिस के द्वारा संयुक्त प्रयास के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उस गिरोह के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना करके और उन्हें जो है कमीशन के नाम पर उनके नाम से फर्जी फर्म खुलवाने और फर्जी फर्म खुलवाने के पश्चात उस फर्म के नाम से अकाउंट और अकाउंट से संबंधित जो अन्य डिटेल्स है वो सारा जो है इस गिरोह के द्वारा ले लिया जाता था। और जो अकाउंट्स है, इन अकाउंट्स को अपने ऊपर के लेयर को भेज करके विभिन्न तरीके से जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और गेमिंग ऐप्स के माध्यम से जो फ्रॉड किए जा रहे थे, बेटिंग के माध्यम से फ्रॉड किए जा रहे थे, जो पैसे लोगों से लिए जा रहे थे उन्हें बेवकूफ़ बना करके, वो सारे पैसे इन अकाउंट्स में आते थे। इस तरीके से टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 41 अकाउंट्स बरामद किए गए हैं और NCRP की जो शिकायतें थी उसमें लगभग 143 शिकायतें प्राप्त हुई थी। और वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ, जिसमें हादसे का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि चलती सड़क पर अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वे पलट गई। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरी नहीं कि हर हादसे की वजह आपकी गलती हो, बल्कि सामने से आने वाले की लापरवाही भी बड़ा खतरा बन सकती है। तो ऐसे में सड़क पर अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की लापरवाही से भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलटती हुई नजर आई। आप देखिए कैसे ये ट्रक जाती हुई और फिर अचानक से अनियंत्रित होती है, डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद पलट जाती है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला, जहां पर तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद से अब पुलिस की तरफ से तफ्तीश भी की जा रही कि मामला क्या था। क्या ड्रंक एंड ड्राइव का मामला था या फिर ब्रेक फेल हो गया, और हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को तलाश रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चित्रकूट में भागीदारी पार्टी की ओर से महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती और जन अधिकार महारैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुखेल देव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। उन्होंने महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने प्रजापति समाज का वोट लिया है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। तो राजभर ने एनडीए के साथ भागीदारी पार्टी के गठबंधन की बात भी कही और अखिलेश यादव के पीडीओ को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। तो आरक्षण के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि वे आरक्षण के समर्थन में हैं और आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया, जहां 2 साल 11 महीने की बच्ची में H1N1 वायरस की पुष्टि की गई। बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं और मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की
टीम भी अलर्ट हो गई है। तो विभाग की टीम ने बच्चे के घर और आसपास के इलाके में सर्वे शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए गए हैं और बच्चे के संपर्क में आए लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क किया गया। जो 2 साल 11 महीने की जो बच्ची है जिसको स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ है उसको आइसोलेशन में रखा गया है। अभी उसकी कंडीशन बहुत बहुत बेहतर है। कल डॉक्टर की टीम यानी मैं खुद उसको देखने के लिए गया था और वहाँ से रिव्यू लिए थे, सारा सही है। बाकी सब ठीक है। तो जैसा सिम्टोमेटिक जैसे होता है, सर्दी खांसी होता है, उसी टाइप के सिम्टम रहते हैं इसमें। तो सारे लोगों को यही बोलना है सर्दी खांसी से बचे रहें। बाकी ठीक। कितना घातक हो सकता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? खैर ये तो कम्युनिटी में है तो ऑलरेडी होता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ घातक तो नहीं है। समय पर पता चलना चाहिए, ट्रीटमेंट आसान है। और वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गांवों के मुख्य रास्तों पर कई फीट पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया है। कुछ घरों तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। पशुओं के चारे की समस्या भी ग्रामीणों के सामने खड़ी हो गई। तो प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को राशन और राहत सामग्री बांटी जा रही है। बाढ़ की निगरानी के लिए 5 चौकियां बनाई गई। जिला अधिकारी कविता मीणा ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। तो स्थानीय विधायक हरेंद्र तेवतिया ने भी ग्रामीणों से मुलाकात की है और राहत सामग्री भी वितरित की। तो प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। है हापुड़ के गढ़गंगा गांव के शेरा कृष्णा वाली मंडैया। यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक मकान के अंदर हम खड़े हुए हैं। आज न्यूज इंडिया की टीम मकान के अंदर खड़ी है और मकान के अंदर भी 2.5 से 3 फीट पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सर्विस से कहना चाहूंगा कि पानी दिखाएं कि कितना कितना यहाँ पानी है। पानी में खड़े हैं और इसी पानी के अंदर एक परिवार है जो अपना पालन पोषण कर रहा है। बातचीत करेंगे, परिवार के साथ हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भागवती जी, गढ़गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। हाँ, जल स्तर के बढ़ने से जो मकानों में, खेतों में पानी भरा हुआ है, खेतों में, मकानों और आपके मकान में भी पानी भरा हुआ है, तो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो आप लोग? और जीवन का आप जब कोई साथ नहीं दे रहा, अपने जीवन यहीं का सही गुजर कर यहीं का सही पानी में है। कोई सरकार भी साथ नहीं लगा रहा हमारा। बात कर जाए हापुड़ के जो जिलाधिकारी हैं, लगातार जो पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके पास आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करा रही हैं। तो क्या आपके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो पाई है? प्रशासन द्वारा नहीं हो पाई आपके लिए? अभी ना हुई। अभी नहीं हो पाई है? अभी नहीं हुई। खाना कहाँ पर बनाते हो आप? ये बना रहे नीच बिछाए का पे, ये पानी पे बिछा ले बना। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 बहुएं हैं और 2 लौंडा। अच्छा, क्या पशु भी रखते हो आप लोग? हाँ, पशु गए घर में। पशु गढ़ चले गए तो उनके जो चारे की व्यवस्था है वो किस तरीके से? चारा कैसे ला रहे हो? खा रहे हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो चारा लेने किस टाइम जाते हो और कब जाते हो? किस तरह से उनका पेट भरे हो पशुओं का? ला रहे हैं सो खेतों में से काट कर बांगर पे जा रहे हैं, बिराने खेतों में से ला रहे हैं, मोल को खवा रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी और हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। 2.5 से 3 फीट पानी में वो खड़े हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उनकी गोद में हैं। बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, कौन सी जगह है ये? शेरा कृष्णा वाली मंडी। क्या कहोगे? लगा देते हैं ये 2-2, 2.5, 3 फीट पानी है, पानी में आप खड़े हो अपने परिवार को लेकर, क्या कहोगे? कुछ सहायता ना करे। जब सरकार हमारे हर साल आवे पानी है, बाल को लेकर पानी में पड़े अपनी। खाना कहाँ पर बनाते हो आप? कहाँ पे वहाँ पे बना रहे पानी में। मैं कहूँगा अंदर जरा एक बार दिखाएं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आए अंदर एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग इस पानी से ही पानी में रहते हैं। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा नीचे से दिखाएं कि कितना पानी भरा हुआ है। इस पानी में ही ये लोग अपने परिवार को लेकर पालन पोषण करते हैं। ये सामने ही इन्हीं का मकान है, ये इन्हों की चारपाई है, इस पे रात को सोते हैं। ये कमरे हैं। सामने एक छोटा चूल्हा बना हुआ है, गैस सिलेंडर भी लगा हुआ है, रसोई यानी कि रसोई बनाई हुई है। इस पर ये लोग खाना बना करके अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, हापुड़ से न्यूज इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। और वहीं छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले से बारिश के बीच बांध टूटने की बड़ी खबर सामने आई। भरतपुर विकासखंड में ग्राम
मसर्रा में करीब 40 साल पुराना अमाकुंडी बांध 22 अगस्त की रात अचानक टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बीच बांध फूटने से बड़ी मात्रा में पानी आसपास के खेतों में जा घुसा, जिससे दर्जनों किसानों की खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि इस बांध का निर्माण अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जल संसाधन विभाग ने करवाया था। बांध टूटने के बाद किसानों के सामने भारी आर्थिक नुकसान की स्थिति है। ग्रामीणों ने प्रशासन ने तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। तो साथ ही करीब 4 दशक पुराने बांध के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे। ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बांध की जांच और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में गैस लाइन बिछाने का काम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। आरोप है कि गैस लाइन के लिए कुछ दिन पहले बनी सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे और बारिश के मौसम में इन गड्ढों के आसपास की मिट्टी और सड़क खराब होने लग गई, जिससे सड़क की हालत बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। तो वहीं खुले पड़े गड्ढे राहगीरों के लिए हादसे का कारण भी बन रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढों में गिरकर कुछ लोग घायल भी हुए हैं और इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची है। अब सवाल उठ रहा है कि गैस लाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत कौन करेगा और हादसों की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से काम की निगरानी और गड्ढों को तत्काल सुरक्षित कराने की मांग भी की है। देखिए, नई पुराने की बात नहीं है, ये शहर वासियों को सुविधा देने के लिए गैस पाइपलाइन का जो अंडरग्राउंड कनेक्शन हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के बाद वो गैस पाइपलाइन वाले जो ठेकेदार हैं, वो गड्ढे को बंद करेंगे। अभी काम अधूरा है। पूरा मामला ये है कि गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पे पूरे शहर में गड्ढे कर दिए गए और गैस पाइपलाइन के द्वारा जो गड्ढे हुए हैं, इसको भरने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। मैंने नगर पालिका के इंजीनियर मैडम से बात किया कि मैडम, नगर पालिका क्षेत्र में ये जो गड्ढे हुए हैं गैस पाइपलाइन के द्वारा, इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है। नगर पालिका की जो इंजीनियर मैडम है वो भी साफ साफ मुझे बता नहीं पाई कि क्या मतलब ये जो गड्ढे हुए हैं इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो गड्ढे हैं इसको भरने की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। इस गड्ढे की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई तरह के मामले हो रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में आरटीओ की कथित मनमानी के खिलाफ ट्रक चालकों का गुस्सा फूट पड़ा है। नेशनल हाईवे 30 पर कांकेर और बालोद जिले की सीमा के पास मुजाल गोंदी गांव में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते NH 30 पर सैकड़ों यात्री वाहन फंस गए। ट्रक चालकों का आरोप है कि चेकिंग के दौरान आरटीओ कर्मचारियों की ओर से उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है। बताया जा रहा है कि मुजाल गोंदी में आरटीओ की टीम रोजाना चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच करती है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद आज ट्रक चालकों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। सूचना मिलते ही कांकेर और बालोद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक चालकों को समझाने का प्रयास भी किया। तो फिलहाल पुलिस मार्ग को जल्द ही बहाल कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सीमावर्ती ग्राम मुजाल गोंदी में आरटीओ की कथित कार्रवाई को लेकर ट्रक चालकों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। ट्रक चालकों ने आरटीओ कर्मचारी के पर बदसलूकी और मारपीट, साथ ही एंट्री के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप लगाए। इसके विरोध में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। चक्का जाम के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्री बसों समेत छोटे वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ट्रक चालकों का आरोप है कि दुर्ग आरटीओ के उड़नदस्ता दल ने उनके वाहनों को रोककर एंट्री के नाम पर रकम मांगी और रकम नहीं देने पर कार्रवाई भी की। आज का घटना ये था सर कि हमारे यहाँ जो गाड़ी आई उसको आरटीओ द्वारा एंट्री मांगा गया और वो एंट्री नहीं दिया, जिसके कारण उसको दौड़ाया गया गाड़ी को और दौड़ा करके उसका पेपर छीना गया। पेपर छीन करके उस ड्राइवर को गाली गलौज किया गया, जिसके कारण हमारे को यहाँ मजबूरन प्रताड़ित होकर के आज हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी लगाया। उसके बाद हमारे को कॉल किया, फिर हम यहाँ पे पहुँचे। उसका बताया सर कि सिर्फ एंट्री चाहिए। हर गाड़ी से 300, 500, 1000 रुपये का एंट्री लिया जाता है। बाहर की गाड़ी, आंध्रा की गाड़ी है तो 1000 रुपये दीजिए और उसका कोई भी रसीद, कोई भी कुछ भी, एक डायरी बना दिए काफ़ी। आप देखिए, मैं कई ट्रक को रोक करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें ड्राइवर का आरटीओ का एंट्री सिर्फ काफ़ी उन्हीं के लिख देता है, हाँ इसको 1 महीने का एंट्री हो गया है, जबकि पूरा कागज ऑनलाइन है। आज
ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन आप सर्च मारिए, पूरी गाड़ी का ओके कागज में चल रही ओके। लगभग प्रातः 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो अपना आरटीओ के द्वारा कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो उससे कुछ नाराज जो अपने ट्रक यूनियन वाले हैं, उन लोगों ने यहाँ पे गाड़ियों को मार्ग में अवस्थित करके यहाँ पे जाम लगाया हुआ था। और यहाँ पे जो सूचना प्राप्त हुई उसके बाद जो निकटतम हमारा जो थाना है पुरूर और जो जिला मुख्यालय है वहाँ से आके हमने यहाँ पे वार्तालाप करके जो यूनियन के सदस्य हैं उनसे वार्तालाप करके जो जाम खुलवाया है। अभी आवागमन देखिए, हमको अभी जितना जानकारी मिला है ना उस हिसाब से तो ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया, लेकिन इसके बारे में जांच की जाएगी और जांच के बिना पर अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो रसीद कटता है उसको भी वो यही बोलते हैं कि अवैध वसूली है करके। एंट्री फीस क्या चीज़ है सर? जो एंट्री फीस बताई जा रही है, है कोई एंट्री फीस नहीं होता। जो एंट्री फीस बताई जा रही है उन लोगों को व्हाट्सएप पे भी नोट किया जाता है, आप लोगों के द्वारा डायरी में नोट किया जाता है। दिखवा दीजिए। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।